जैसे ही सिस्टर एबिगेल की गाड़ी उसके पास आती है, एस्टर अचानक मैक्स को सड़क पर धक्का दे देती है, जिससे बचने के लिए सिस्टर एबिगेल जोर से अपनी गाड़ी को टान मार देती है और उसकी गाड़ी जोर से रुक जाती है। एबिगेल जल्दी से मैक्स के पास जाती है जो रो रही होती है, लेकिन उसकी समझने से पहले ही एस्टर उसके सर पर हथौड़ा मार देती है। फिर वो मैक्स को कहती है एबिगेल को सड़क से हटाने में उसकी मदद करे। दोनों मिलकर उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन एबिगेल अभी भी जिंदा होती है तो एस्टर एक बार और जोर से वार करती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दोनों लड़कियां ट्री हाउस की तरफ जाती है जहां एस्टर अपनी खून से सने कपड़े और हथौड़ा छुपा देती है, जबकि मैक्स रोती रहती है। राज छुपाने के लिए एस्टर उसे डराती है, अगर किसी को बताया तो उसे भी अपराधी में मदद करने के लिए जेल जाना पड़ सकती है। जैसे ही दोनों ट्री हाउस से नीचे उतरती है, डैनियल दूर से उन्हें देख लेता है, पर एस्टर भी उसे देख लेती है। उस रात एस्टर चुपके से डैनियल के कमरे में जाती है, उस पर चाकू तानते हुए धमकी देती है अगर उसने इस हादसे के बारे में एक शब्द भी किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। डर लगने के कारण डैनियल इतना घबरा जाता है कि उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वो अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एस्टर को ब्राउनिंग के पास ले जाते हुए देखती है। ब्राउनिंग एस्टर से बात करके दोनों कपल को बताता है एस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और उल्टा केट को ही प्रॉब्लम है बताती है। ब्राउनिंग कहती है केट को लगता है वो अच्छी माँ नहीं है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एस्टर पर निकाल रही है। जॉन उसकी बात से एग्री करता है। जब वो लोग घर वापस आते हैं, केट को ऑर्फनेज से कॉल आती है कि सिस्टर एबिगेल कल से मिसिंग है। पुलिस उसकी तलाश करती है और उसका डेड बॉडी वही मिल जाती है जहां एस्टर ने छोड़ा था। एक पुलिस ऑफिसर केट और जॉन को बताता है उनके पास कोई सस्पेक्ट नहीं है। फिर हमें एस्टर अपनी रूम में दिखाई जाती है जो एक्वेरियम के लाइट को बार बार ऑन ऑफ कर रहा है, और बार बार लाइट की ऑन ऑफ होने से हमें उसकी क्रीपी पेंटिंग देखने को मिलती है जो उसने पेंट किया था। उधर रूम में केट मेंटली डिस्टर्ब बच्चों की सिम्टम्स को नेट पर रिसर्च कर रही है और अपनी फाइंडिंग्स जॉन के साथ शेयर करती है जो एस्टर के बिहेवियर से मिलती है। अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर केट चिंतित में आ जाती है, इसलिए वो रशियन ऑर्फनेज से कांटेक्ट करती है जहां से एस्टर एडॉप्ट हुई थी, लेकिन वहां पर एस्टर की कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट अपने दोनों बच्चों को स्कूल लेके आती है और दोनों से पूछती है कहीं एस्टर ने उन्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाया। दोनों बच्चे एस्टर को डर के नहीं में जवाब देते हैं। शाम को एस्टर केट को कुछ व्हाइट रोजेस देती है जो उसने जेसिका की ग्रेप से तोड़ी थी। ये देखकर केट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से एस्टर का हाथ पकड़ लेती है। आवाज सुन के जॉन बीच में आ जाता है और एस्टर वहां से भाग जाती है। फिर वो चुपके से स्टोर रूम में जाती है और जानबूझकर अपनी हाथ को तोड़ लेती है। एस्टर जॉन को बुलाती है और कहती है उसकी हाथ दुख रही है। जब जॉन चेक करता है तो उसे पता चलता है एस्टर की हाथ टूट गई है। जॉन एस्टर को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है और जब दोनों घर वापस आते हैं तो कैट रूम के अंदर आती है जहां पर एस्टर सो रही होती है। तो जॉन उससे सवाल करता है, लेकिन केट कहती है कि उसने एस्टर के हाथ को इतना जोर से नहीं पकड़ा था। जगरने के बाद केट बहुत ही ज्यादा उदास महसूस करती है और वाइन पीने के लिए सोचती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और पूरा वाइन सिंक पर फेंक देती है। अगली सुबह के तीनों बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। डैनियल कार से निकलने के बाद उसका बैग फट जाता है तो केट उसकी मदद करने के लिए कार से उतर जाती है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर एस्टर कार को ड्राइविंग मोड में डाल देती है और खुद कार से बाहर आ जाती है, जबकि मैक्स अभी भी कार के अंदर होती है। कार को अपने आप चलते हुए देख केट कार के पीछे पीछे भागती है जब तक वो बर्फ
लिफ्ट में जाके रुक नहीं जाती। उस रात डॉक्टर ब्राउनिंग उनके घर आते हैं। केट जोर देती है कि उसने कार को पार्क मोड में डाली थी और उसे लगती है कि मैक्स एस्टर को बचा रही है। फिर जॉन केट को एक और वाइन बोतल दिखाता है जो एस्टर ने ढूंढी थी। थेरेपिस्ट कहती है उसने केट के लिए रिहाइव सेंटर में जगह रिजर्व कर ली है, लेकिन केट अपनी सच्चाई बताती है। कोई उसकी बात को नहीं मानता, ना वाइन के बारे में ना कार वाली एक्सीडेंट के बारे में। जब केट रिहाइव जाने से मना कर देती है, जॉन उसे धमकी देता है कि वो डिवोर्स फाइल करेगा और बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। इसी बीच मैक्स उनकी बातचीत सुन लेती है। एस्टर उसके पास आती है और धीरे से कहती है अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो उसकी माँ को गोली मार देंगे। बाद में डैनियल मैक्स के रूम में आ जाता है और पूछता है क्या उसे एस्टर के बारे में कुछ पता है। मैक्स सच्चाई बताने के लिए ड्राइंग बनाती है जो सब इंसिडेंट्स दिखाती है। फिर वो डैनियल को बताती है एस्टर ने कुछ चीजें ट्री हाउस में छुपा कर रखी है। डैनियल सबूत इकट्ठा करने के लिए वहां जाने का फैसला करता है ताकि वो एस्टर का सच्चाई सबके सामने ला सके, लेकिन उन्हें पता नहीं होता एस्टर उनकी सारी बात को सुन रही होती है। अगले दिन केट फिर से ऑर्फनेज कॉल करती है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। तो वो एस्टर की बाइबल ढूंढने लगती है और उसे बाइबल एक पुतला के अंदर छुपा हुआ पाती है। बाइबल के अंदर उसे अलग अलग आदमियों की तस्वीरें मिलती है। बाइबल के अंदर सन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ देखकर वो तुरंत ऑनलाइन में सर्च करती है। जब वो मिली हुई नंबर पर कॉल करती है तो उसे ये जानकर झटका लगती है कि सन इंस्टीट्यूट एक मेंटल हॉस्पिटल है, ऑर्फनेज नहीं। इसी बीच डैनियल सबूत इकट्ठा करने के लिए चुपके से ट्री हाउस में जाने लगता है। एस्टर भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और हर जगह पर पेट्रोल डालने लगती है। फिर वो ट्री हाउस को आग लगा देती है और डैनियल को अंदर लॉक कर देती है ताकि उसे जिंदा जला सके। डैनियल अपनी माँ को बार बार पुकारता है, लेकिन वो एस्टर के बारे में जांच करने में बिजी होती है। आग से बचने के लिए डैनियल ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल कर नीचे गिर जाता है और वो उधर ही बेहोश हो जाता है। जब एस्टर उसे मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाती है, तभी मैक्स उसे धक्का देकर हटा देती है। उसी वक्त केट आग देख लेती है और तुरंत वहाँ भाग जाती है। डैनियल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर बुरी खबर देता है उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित में जॉन फिर से केट से कहता है वो रिहाइव जाए। इस बार केट मान जाती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि एस्टर घर छोड़ के चली जाए। जब दोनों बहस कर रही होती है तभी एस्टर चुपके से डैनियल के रूम में आ जाती है और उसे तकियों से घुटने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त अलार्म बज जाता है और डॉक्टर्स तुरंत दौड़कर आ जाता है। केट को एस्टर पर शक होती है, इसलिए वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। हॉस्पिटल के स्टाफ उसे पकड़ लेती है और उसे बेहोश होने के लिए इंजेक्शन दे देती है और इसी वजह से वो एक जरूरी फोन कॉल मिस कर देती है। बाद में जब केट उठती है तो वो सबसे पहले डैनियल के बारे में पूछती है। वो जॉन से गुजारिश करती है कि जब तक वो हॉस्पिटल में है एस्टर को मैक्स के पास नहीं जाने दे। उस रात मैक्स अपनी हियरिंग एड्स उतार देती है और जॉन उसे बेड पर सुलाता है। एस्टर रूम में आ जाती है, गुड नाइट कहती है और चुपके से मैक्स का हियरिंग एड्स ले जाती है। दूसरी तरफ जॉन लिविंग रूम में जाके बहुत ही ज्यादा शराब पीता है। फिर एस्टर बड़ी लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर नीचे आ जाती है और जॉन के पास जाकर बैठ जाती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। एस्टर जॉन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। वो उससे कहता है वो उसे वैसा प्यार नहीं करता जैसे केट से करता है। जॉन उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता है, लेकिन एस्टर बोलती है कि उसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करने के लिए। फिर जॉन कहता है कल वो ऑर्फनेज में कॉल करेगा। ये सुनकर एस्टर अपने रूम में जाती है और रोने लगती है। जब केट हॉस्पिटल में होती है तब उसे डॉक्टर वरेवा से कॉल आती है जो सन इंस्टीट्यूट से होती है। वो बताता है कि एस्टर को एक हार्मोन डिसऑर्डर बीमारी है जो उसे एक बच्चे के जैसे दिखाती है। असल में वो 33 इयर्स की एक औरत है। डॉक्टर केट को वार्न करता है कि वो एस्टर से दूर रहे और तुरंत
पुलिस को बुलाए। वो ये भी कहता है कि एस्टर उनके सबसे खतरनाक पेशेंट में से एक थी और उसने कम से कम 7 लोगों को मारा है। ये सुनकर केट डर जाती है और तुरंत अपनी घर की तरफ निकल जाती है और सोचती रहती है कि एस्टर ने कैसे उन सबको बेवकूफ बनाया है। इसी बीच एस्टर अपनी नकली दांत निकाल देती है और अपनी मेकअपी साफ करने लगती है जो उसे जवान दिखाता था। थोड़ी देर बाद जॉन उसके कमरे में आ जाता है और उसके डरावने पेंटिंग्स को देख लेता है। घर आते वक्त कैट जॉन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन पावर कट हो जाता है और जॉन कॉल रिसीव नहीं कर पाता। जॉन धीरे धीरे नीचे आ जाता है ताकि इलेक्ट्रिक पैनल चेक कर सके, लेकिन अचानक एस्टर उस पर हमला कर देती है और उसे बार बार चाकू से मारने लगती है, उसकी जान ले लेती है। मैक्स ये सब कुछ देख लेती है और एस्टर भी मैक्स को देखती है कि उसने ये सब कुछ देख लिया है और एस्टर उसके पीछे पीछे भागने लगती है। दूसरी तरफ केट इतनी तेजी गाड़ी चलाती है कि सीधा घर से टकरा जाती है। वो तुरंत ऊपर भागती है और देखती है कि जॉन मर चुका है। फिर उसे समझ आता है कि मैक्स खतरे में है तो वो उसे ढूंढने लगती है। कैट मैक्स के रूम में देखती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। फिर वो बाथरूम में जाती है। अचानक एस्टर उस पर गोली चला देती है। कैट जल्दी से अपनी बेडरूम में छुप जाती है लेकिन एस्टर उसे नहीं ढूंढ पाती क्योंकि कैट खिड़की के पीछे छुपी होती है। उधर मैक्स गार्डन में छुप जाती है लेकिन एस्टर उसके पीछे आ जाती है। कैट ये सब कुछ ग्लास रूप से देख रही होती है। एस्टर दोबारा कैट पर गोली चलाती है। मैक्स किसी तरह बचकर निकल जाती है। कैट ग्लास रूप तोड़कर नीचे गिर जाती है और एस्टर के ऊपर गिर जाती है। थोड़ी देर के लिए दोनों उधर ही बेहोश हो जाती है। फिर मैक्स कैट को उठाती है। कैट बंदूक उठाकर मैक्स को अपने साथ ले आती है और एस्टर को वही छोड़कर भाग जाती है। दोनों जंगल के तरफ भागने लगती है। तभी पुलिस घर पर पहुंचती है और ढूंढने पर उन्हें एस्टर वहां नहीं मिलती। अचानक एस्टर चाकू लेकर केट और मैक्स के पीछे भागने लगती है। तेजी में तीनों एक जमी हुई लेक पर पहुंच जाता है। वहां एस्टर लगातार केट पर हमला करती है। मैक्स बंदूक उठाकर गोली चला देती है जिसकी वजह से बर्फ टूट जाती है। केट और एस्टर दोनों ठंडी पानी में गिर जाती है और लड़ने लगती है। केट एस्टर को हरा देती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन एस्टर उसे पकड़ लेती है और मदद की भीख मांगती है लेकिन केट उसे बचाने के बजाय एक जोर का लात मारती है जिससे एस्टर दोबारा पानी में गिर जाती है और डूब जाती है। एंड इसी सीन से ही इस मूवी का एंडिंग यहीं पर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।